हेलो एंड वेलकम टू प्रेस ब्रेन अकेडमी। आज हम लोग चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं, यानी चैप्टर 2 का लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो पहला हम लोग थोड़ा रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या किया। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस हम लोगों ने चैप्टर 1 में डील कर लिया। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस में पहला क्या आता है? सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज। बिजनेस क्या होता है? आप सेल करोगे, ट्रांसफर करोगे, एक्सचेंज करोगे कमोडिटीज का, ठीक है। और गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज सेल या ट्रांसफर, एक्सचेंज सेल से आप ट्रांसफर किस चीज़ का करोगे? गुड्स या सर्विसेज का ही करोगे। अच्छा, अगर मैं आज अपना स्कूटर बेच देती हूँ तो क्या वो बिजनेस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर डीलिंग्स नहीं है। तो बिजनेस में क्या होना चाहिए? रेगुलर डीलिंग्स भी होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मतलब कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा इसका। तो इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। Business makes goods more useful to satisfy human wants. It adds time, place, form, and possession utility to various types of goods. In other words, a business exists to create and deliver value satisfaction to the customer at a profit. Economic activity होता है, business is primary and economic activity as it involves production and distribution of goods and services. Risk एक essential part होता है business का. It implies the uncertainty of profit और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो आपको पता नहीं है। जरूरी नहीं कि हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि बिजनेस लॉस में ही जाएगा, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बहुत अनसर्टेनिटी है, तो इससे क्या होता है? आपका रिस्क आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का। तो हम लोगों ने उस दिन क्या क्या देखा था? इंडस्ट्री देख लिया था हम लोगों ने, कॉमर्स नहीं देखा था, राइट। तो पहला इंडस्ट्री हम लोगों ने जो देखा, तो इंडस्ट्री चार तरह का होता है। क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री चार तरह का होता है। पहला था एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, तीसरा होता है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, चौथा होता है तुम्हारा तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, चौथा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हेयरएज कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, और कॉमर्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स में। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज। इंडस्ट्री मतलब क्या? तुम प्रोडक्शन करोगे कुछ गुड्स का विद द हेल्प ऑफ या तो ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प से करेंगे, तो कुछ रिसोर्सेज की हेल्प से करते हैं। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ मैन, मशीनरी, मटेरियल एंड मनी। चार इनका एप्लीकेशन होगा, हम बताए थे ये चीज। इंडस्ट्री रेफर्स टू द पार्ट ऑफ बिजनेस विच प्रोड्यूसेस वन सैटिस्फाइंग गुड। इंडस्ट्री वो पार्ट ऑफ बिजनेस है जो कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? वन सैटिस्फाइंग गुड्स प्रोड्यूस करता है। ये हम बोला था कि यहाँ पे एक चार्ट है सुंदर सा, उसमें हम लोग करेंगे कि गुड्स जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री में वो दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड, दूसरा होता है तुम्हारा कैपिटल गुड। मतलब कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। मशीन हो गया, टूल्स हो गया, ये सब। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्या इंडस्ट्री को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, इंडस्ट्री को हम बहुत तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हो गया तुम्हारा प्राइमरी इंडस्ट्री, और दूसरा है क्या? हाँ है ना, सेकेंडरी। और तीसरा क्या होगा? टर्शरी। इंडस्ट्री तीन तरीके से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री का डिवीजन है ना, सॉरी मैं आपको शायद पिछले क्लास में नहीं बताया था, इंडस्ट्री का डिवीजन काट देना, हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। और ये वाला डायग्राम को करना है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे से बाइफिकेट किया हुआ है इंडस्ट्री कैसे। उसमें सिर्फ दो डाला हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है। इसमें और अच्छे से बाइफिकेशन के साथ दिया हुआ है। तो ये वाला जो चार्ट है दैट इज मोर रेलेवेंट देन द प्रीवियस चार्ट। मतलब ये वाला सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री का जो गंदा गंदा सा पार्ट है इसको हटा दो, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी थ्री सेक्टर्स में डिवाइड है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? ये रॉ मटेरियल्स देता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करते हैं? रॉ मटेरियल यूज करके गुड्स बनाते हैं। एंड टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज आर द ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये रॉ मटेरियल है सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो मैंने बताया। इसके अंदर दो आते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? टर्म जेनेटिक हैज बीन derived फ्रॉम द वर्ड जेनेटिक्स। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ heredity. So genetic industry are therefore engaged in the reproduction multiplication of certain species of plants animals to earn profit from their sale. Certain species of plants animals to earn profit from their sales.
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करेगा, जमीन के नीचे से, सी के नीचे से खोद खोद के यूजफुल मटेरियल्स निकालने का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो कन्वर्जन ऑफ जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका कन्वर्जन में जो एंगेज रहता है इंडस्ट्रीज, उसको हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बहुत कुछ है। और दूसरा आता है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तीसरा फिर तो वो तो अलग ही हो गया, टर्शरी इंडस्ट्री तो अलग ही पूरा हो गया। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्स्ट। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोसेसिंग या फिर ट्रांसफॉर्मिंग तो रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स जो होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में। सच इंडस्ट्री चेंज करता है शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स, जो कि प्रोड्यूस कौन प्रोड्यूस करता है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर यूजफुल टू कंज्यूमर। ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट करेगा, जो प्रोडक्ट है ना उसको ज्यादा यूजफुल बना के कस्टमर्स को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ फॉलोइंग टाइप, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री ये जो हम लोग एकदम सुंदर सा चार्ट बनाया है ना, इसको देख के जाने का। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम पढ़ भी देते हैं आपके लिए, खुद दिमाग लगाओ। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करेगा, किधर गया, हाँ ये रहा। एनालिटिकल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है उसको बहुत सारे यूजफुल मटेरियल में तोड़ेगा। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिला के एक नया फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू ऐड मोर मटेरियल आर मिक्स्ड to form a new to make new product. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, रॉ मटेरियल्स को बहुत सारा प्रोसेसर से गुजरना पड़ता है। असेंबली इंडस्ट्री बहुत सारा प्रोसेसेस पार्ट्स है उसको मिला के कंपोनेंट ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर। कैसे कंबाइन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स को, मैकेनिकली या फिर केमिकली, क्या बनेगा उससे, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन करता है, असेंबली। अरे असेंबली से याद रहो, मिला सर कुछ करना है ना, असेंबली। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, these industries are engaged in the construction of building, road, bridges, dams, etc. They utilize the product of manufacturing industry जैसे कि हो गया brick, steel, cement, etc. These industries create the basic infrastructure for the economy and social development of a country through the process of fabrication. Tertiary industry क्या होता है, these industries are engaged in the provision of services to facilitate and assist the primary and secondary industries. इसमें आ गया transportation, warehouses, insurance, banking, advertising, packaging ये सब। ठीक है, अब हम बात करें स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, तो इंडस्ट्री का स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज स्केल भी हो सकता है, स्मॉल स्केल भी हो सकता है। स्मॉल स्केल कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होगा। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो क्या हो गया, वो लार्ज स्केल हो गया। क्या हो गया, लार्ज स्केल हो गया, लार्ज स्केल। और फिर हम बात करते हैं कॉमर्स क्या होता है। So what is commerce? Commerce consists of all those activities which are essential for maintaining a free flow of goods and services from the producers to the consumers. It involves not only the functions of buying and selling but several other activities required to transport, insure, store and finance goods. In other words, commerce comprises of trade and various ancillaries to trade. In other words, commerce क्या हो गया, कहाँ गया, अरे लिख जाओ यार, लिख ही नहीं रहा है। तुम थिंक किसको भी मन है लिखने का, आज देखो चल ही नहीं रहे हैं। इतना दिल से दुआ किए थे कि क्लास नहीं करने हैं, क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग, कलर ही चेंज हो गया मेरा पूरा टेक्स्ट का। व्हाट इज गोइंग ऑन मैन। ओके 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 ओके, आई थिंक आई शुड जस्ट गिव इट सम टाइम टू सेटल। क्या ओके, तो व्हाट वाज अंडरलाइंड और नॉट, वेट ऊपर चला गया सारा मार्किंग्स, ठीक हो क्या सारा, डर गया मेरा। हो गया, ठीक हो गया। हाँ चलो ओके। सो कॉमर्स हो गया तुम्हारा, ट्रेड प्लस एंसिलरीज टू ट्रेड। अब क्या क्या हिंड्रेंसेस है जिसके लिए हम लोगों को कॉमर्स का जरूरत है। तो हिंड्रेंस ऑफ पीपल है, और कॉमर्स क्या करता है और वो कैसे रिमूव करता है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा चार्ट है, उससे बताया हुआ, तो हम फटाफट वो पढ़ा देते हैं क्योंकि रिविजन है।
मुझे 10 to 15 मिनट्स में जो पिछला क्लास में करा है उसको कवर करना है, तो ऑफकोर्स मैं ऐसे ही करूंगी। हिंड्रेंस ऑफ पीपल, तो कंज्यूमर कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। फिर स्टैब्लिश करता है एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द producer and the consumer. Hindrance of place, consumer removes this hindrance by moving the goods from the place of production to the place of consumption. जो भी हम लोगों ने बात किया था कि जो भी प्रोड्यूसर एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, तो कभी कभी होता है कि हम लोगों को उसको स्टोर भी करना पड़ता है, स्टोर करने के बाद उसको वहां से दूसरी जगह जाना भी पड़ता है, तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम हो गया कि उसको स्टोर करना पड़ेगा, जो कि वेयर हाउसिंग से रिमूव होता है। हिंड्रेंस ऑफ लॉस या डैमेज भी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर ये सब हम लोग को हिंड्रेंस रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, कॉमर्स चाहिए। और कॉमर्स इसको कैसे रिमूव करेगा, इंश्योरेंस के थ्रू रिमूव करेगा। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बहुत बार होता है ना कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो टाइम है उसमें कंपनीज को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत पैसा चाहिए होता है, उसको स्टोर करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और उनको वो पैसा अल्टीमेटली जो मिलेगा ना वो मिलेगा आफ्टर द सेल, जो भी प्रॉफिट होगा उसी से वो उनका जो भी अर्निंग वगैरह होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्शन किया, ठीक है, फिर मैंने उसको स्टोर किया, फिर मैं उसको बेचूंगी। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड के मेरे को फाइनेंस चाहिए, इधर मेरे को फाइनेंस चाहिए बहुत सारा बना के रखने के लिए, इधर मेरे को फाइनेंस चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, और मेरे को फाइनेंस मिलेगा कहाँ, अल्टीमेटली इस प्रोसेस में, राइट। तो ये सब जो है ना, ये सब हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, बैंकिंग का सर्विस चाहिए। अब मैं बना ली, ठीक है, मैंने उसको स्टोर भी कर दिया, पर मेरे कस्टमर्स को पता ही नहीं कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मुझे एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज ट्रेड का, ट्रेड और उसके डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, मैंने ना एक चीज और शायद, हाँ, ये वाला ना पार्ट शायद आपका अंडरलाइन नहीं था, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने एक बार इसको मतलब अंडरलाइन कर दिया। थिंक दिस इज ओनली द पार्ट, एक बार प्लीज टैली कर दो जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने पिछले क्लास में ना अंडरलाइन नहीं किया था, मैं जब वापस से रिवाइज करी थी फॉर दिस 15 मिनट्स थिंग, कि मैं आपको 15 मिनट फटाफट 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 और कैसे द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि मैं सिर्फ 15 मिनट्स में से फटाफट फटाफट करा दूँ, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा एक मैं डाल सकती हूँ, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो पेपर इसको देख लेना, हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ट्रेड एंड इट्स टाइप से। सो पहला ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, पैसों के लिए या फिर पैसों के वर्थ के लिए। इट इज द मीन्स बाय विच पीपल सेल दोज गुड्स विच दे डू नॉट नीड। हमको जो सामान, एक सेकेंड, नहीं चाहिए वो मैं पूछूंगी, ठीक है। Trader serves as a link between the producer and the consumer. They help in directing the flow of goods, the goods to the most profitable market. ये help करता है flow of goods का to the most profitable market. They also bring about the equitable distribution of goods. ये also equitable distribution of goods लेके आता है। In absence of trader, producers will have to go in search of consumers. ट्रेडर नहीं रहेगा तो हमको जाना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को ढूंढना पड़ेगा। ट्रेडर इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स, कि न्यूक्लियस होता है कॉमर्स का। तो अदर पार्ट्स ऑफ कॉमर्स क्या क्या हो गया तुम्हारा? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये रिवॉल्व करता है अराउंड योर ट्रेड, ठीक है। ट्रेड इज नॉट इज ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ट्रेड इज नॉट कॉमर्स। कॉमर्स इज ट्रेड प्लस एंसिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इतना तो क्लियर सबने बन जाएगा, ओके फाइन। आगे किस किस तरह का ट्रेड हो सकता है? तो ट्रेड हाउ कैन इट बी डिवाइडेड? तो पहला हो सकता है तुम्हारा डोमेस्टिक ट्रेड, दूसरा हो सकता है फॉरेन ट्रेड। ये आपको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर बना हुआ है, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैंने बना दिया। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री है, ये रियल लैंड है, ठीक है, दिस इज रियल लैंड, मेरा कंट्री है भाई, मैं बनाई हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा, दैट इज योर डोमेस्टिक ट्रेड। तो व्हाट इज योर डोमेस्टिक ट्रेड? Domestic trade. Internal trade refers to buying and selling of goods within the geographical boundaries of a
कंट्री, सुंदर कलर नहीं है ना, लेट्स चेंज द कलर। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू, ठीक है, both the buyer and seller are of same country, then buyer and seller real and के होंगे both। it is also known as home trade या internal trade। तो इसका एक और नाम हमें क्या पता चला, होम ट्रेड, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इंटरनल ट्रेड, ट्रेड, ठीक है, जहां बायर सेलर दोनों रियल लैंड के होंगे, बाइंग एंड सेलिंग दोनों रियल लैंड के अंदर ही होगा, ठीक है। प्रॉफिट इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड आर मेड एंड रिसीव इन द होम कंट्री। पेमेंट प्रॉफिट जो भी है सब कुछ होम कंट्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल ट्रेड आर फर्दर टू बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड। इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। व्हाट इज होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड refers to the buying of goods in bulk from manufacturer and then selling them in large quantities to the retailers and industrial users, industrial users in relatively smaller quantities, ठीक है। होलसेल मतलब बल्क में खरीदना और फिर बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी रिटेलर्स को या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को बेचना छोटा क्वांटिटी, जितना होलसेलर खरीदता उतना लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता, बट लार्ज क्वांटिटी में ही होता है। तो पहला होगा होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क, ओके, इन बल्क। किससे खरीदेगा? मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा। देखो होलसेलर, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदा, ठीक है, बल्क में खरीदा, ठीक है। फिर ये रिटेलर या फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को दिया, ठीक है, या तो हाँ इंडस्ट्रियल यूजर्स को दिया, लार्ज क्वांटिटी में ही देता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको होलसेल ट्रेड को होलसेल ट्रेडर्स को जो पीपल इंगेज्ड होते हैं, द पीपल हु आर इंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड, उनको होलसेलर्स बोलते हैं। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरर, उसके और रिटेलर के बीच में क्या हो गया, एक लिंक हो गया, कौन? होलसेलर, ठीक है। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। अब होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को, तो रिटेलर खरीद रहा है होलसेलर से, अंडरस्टूड चीज है। अगर होलसेलर बेच रहा है तो रिटेलर खरीद रहा है ना होलसेलर से। अरे भैया आप एक दुकान में जाते हो पेन खरीदने हैं, पेन खरीद नहीं मैम हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है, अच्छा नहीं पेन नहीं कुछ और से मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल तो सबके पास ही, मोबाइल खरीदने गए, ठीक है, बहुत सुंदर सा फोन है मेरा, रिया फोन, ठीक है। गए आप होलसेलर आई मीन रिटेलर के पास, आप रिटेलर से खरीदते होंगे, चलो दुकानदार नॉर्मल ओनर दुकान का मालिक भैया, हाँ उनके पास आपने गया, एक फोन खरीदा, दुकान वाला बेचा, दुकान वाला सेल, यू परचेज, यू बाय, यू परचेज, राइट। तो वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर and manufacturers and selling in smaller quantity directly to the ultimate consumers। हम लोग जो खरीदते हैं हम रिटेलर से खरीदते हैं, होलसेलर से नहीं खरीदते। वो लोग बहुत सारे लार्जर क्वांटिटी होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं और फिर उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में हम लोग को बेच देते हैं। पर्सन्स एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड आर नोन एज रिटेलर्स। पर्सन जो कि रिटेलिंग ट्रेड में एंगेज होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर्स। ये एक लिंक होता है तुम्हारे होलसेलर्स एंड फाइनल कंज्यूमर्स के बीच में। Foreign trade, external trade refers to the buying and selling of goods and services between different countries, ठीक है, ये इतना हो गया। अब फॉरेनर का हम लोग अलग से यहाँ पे छोटा सा ये ले आते, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड पापा की परियां इसमें बहुत खुश होंगी, फेरी लैंड। अरे इनको तो खुशी होंगी ही ना, इनको तो लगता है भाई एग्जिस्ट करता है, हमें पता नहीं करता है। नहीं पापा की परिवार बनने का मौका नहीं मिला यार, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ा, छोड़ यार,
पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सटर्नल ट्रेड, उसको और क्या हुआ, एक्सटर्नल ट्रेड रेफरिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्री। यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग सेलिंग मतलब बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना दो दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, या बहुत सारे कंट्रीज के बीच में। सो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, या फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, देखो उसको इंटरनल ट्रेड बोलते थे, तो अब जब फॉरेन ट्रेड आएगा तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड, इसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में होता है। इन दिस ट्रेड द सेलर एंड द बायर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, सेलर एंड बायर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। बायर एंड सेलर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड, इसको इंटरनल ट्रेड बोलते थे, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल या होम ट्रेड, या फिर ये बोलते हैं इसको हम लोग एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तुम लोग को एक मस्त सा बात दिखाऊं, अभी तुम लोग किधर 9th में हो, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड सुना है ना, ये भी मैं दिखाती हूँ, मैं एमकॉम कर रही हूँ, हाँ, ये वहां तक भी तुम्हारे साथ चलेगा, दिखाती हूँ मैं, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, ठीक है, दिखाती हूँ। मैं एमकॉम में अभी ये चीज पढ़ रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एंड एवरीथिंग। तो मैं कोई भी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं, क्योंकि किसी ने पैसे नहीं दिए ना प्रमोशन का, तो मैं अब सीधा सीओ का सिलेबस से दिखाऊंगी, नो टीचर्स, है ना। तो बहुत कष्ट है भाई जीवन में, स्ट्राइक लगा दी, चलो आ गया, फटाफट हो जाओ डाउनलोड, चलो हो गया है, लग तो रहा है, हाँ देखो ये दिख रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब इसी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। एक सब्जेक्ट हुआ ये, तो एक और सब्जेक्ट था, कहाँ गया, तो एक सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, एक और सब्जेक्ट है, उसमें भी इसी टाइप के कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे, हाँ देखना। दिख रहा है, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल इनकम, जीएमपी, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। एफडीआई, एफआईआई, सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वही सबसे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स आना फॉरेन से, यू नो कैसा क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी हुआ, सब 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 आपका ये मास्टर्स तक, मतलब सोच बैचलर्स कहाँ कहाँ तक साथ में चलना है, ठीक है। तभी एकदम इज्जत से पढ़ो, तो फिर ना उस समय बहुत ऐश कर सकोगे। तो इम्पोर्ट क्या होता है? अपने शहर से जब हम लोग बाहर गांव से, दिस इज योर बाहर गांव, नहीं गोवा नहीं गांव, ठीक है, तो हम लोग बाहर से मतलब कोई दूसरे कंट्री से, गांव ऑफेंड हो गए तो भाई रशिया मिसाइल सेल्स हो सकता है, कंट्री से, ठीक है। Imported means it means purchasing of goods and services from other countries, हम लोग बाहर से अपने यहाँ पे मंगा रहे हैं, कोई फॉरेन का कार मंगवाना, कोई कॉस्मेटिक्स फॉरेन का ब्रांड का मंगवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गर्ल्स इंपोर्ट करती है कॉस्मेटिक्स, जैसे रेयर ब्यूटी, ये सब बाहर का प्रोडक्ट, बाहर का है, हमारे यहाँ का नहीं है, रेयर ब्यूटी इज फ्रॉम आउटसाइड, राइट। कोई बहुत अच्छे अच्छे कार की कंपनीज वगैरह हुए तो वो बाहर के हो गए, योर गुची, प्राडा, ये सब बाहर के हैं, तो वो सब होगा। जब आप वहाँ के प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज इम्पोर्ट, आप इम्पोर्ट करा रहे हो वो चीज, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से हम लोग बाहर कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, हमारे देश से हमने बाहर कुछ बेचा, तो इट इन्वॉल्व्स सेलिंग गुड्स, सर्विसेज भी। देखो हम लोग सिर्फ गुड्स नहीं भेजते, सर्विसेज भी भेजते हैं, हाँ यहाँ पे मैंने गुड्स का एग्जाम्पल लिया है, बट हम लोग बेचते दोनों चीज, गुड्स भी भेजते हैं, सर्विसेज भी भेजते हैं। तो एक्सपोर्ट ट्रेड इट इन्वॉल्व्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट करता है टी यूएस एंड यूके को, और इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
ऐसे बहुत सारा कुछ एक्सपोर्ट करता है। और अब तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और ये सब जितना भी ट्रेंड में आ रखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली इन फॉरेन बहुत ऐसा भी आ रखा है। तो वो और इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लैंड, तो वो बहुत एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ये सब चीज़ों की वजह से। व्हाट इज इंटरपोर्ट? Interport trade. It means importing goods from one country or more countries with the purpose of exporting them to some other country. मतलब हम एक कंट्री से मंगवा रहे हैं, ये इंडिया है, ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर नहीं है, ठीक है। इंडिया ये जब कहीं से गुड्स मंगवाएगा, क्या करते हैं इसको, हाँ, इंडिया जब कहीं से गुड्स मंगवा रहा है और फिर वो बाहर भेज रहे हैं, अपना कंजम्पशन के लिए नहीं मंगा रहा, अपना कंजम्पशन के लिए मंगाता तो इम्पोर्ट, और अपना गुड्स भेजता तो एक्सपोर्ट। गुड्स मंगा रहे और फिर उसको बेच रहे दूसरा कंट्रीज को, तो इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज, मतलब एक या एक से ज्यादा कंट्री से मंगाना विद द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री। और उसका पर्पस क्या है कि वो दूसरे कंट्री या कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देगा। तो एग्जांपल इसका क्या होगा, इंडिया में इंपोर्ट सम ऑफ द ऑयल इंपोर्ट India may export some of the oil imported from Iraq to Bangladesh. इंडिया ऑयल बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है जो कि वो इंपोर्ट किया है ईरान से, और वो कहाँ एक्सपोर्ट कर सकता है, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकता है। Quite often the terms trade and commerce are used interchangeably. In the result, commerce is a wider term than trade. Commerce is a wider term, trade is a part of it. हम पहले बोला था कि commerce is equal to trade plus ancillaries to trade, right? तो commerce एक बहुत wider part है than trade. Trade implies buying and selling of goods and services. On the other hand, commerce includes all the activities which ensure a free flow of goods from the producers to the ultimate consumers. From the producers to the ultimate consumer. In addition to trade, commerce consists of transportation, warehousing. Trade को छोड़ छोड़ के और क्या क्या है, और भी तो ancillaries था ना ट्रेड का, तो और क्या क्या है, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अदर एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स ट्रेड। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। कॉमर्स प्ले करते हैं एक बहुत वाइटल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप। विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री डेवलप कर सकते क्या? नहीं, विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप। व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द एज ऑफ ट्रेड? हमने बात की कि सिर्फ कॉमर्स में सिर्फ ट्रेड नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, एड टू ट्रेड, एड टू ट्रेड, एड टू ट्रेड। तो मैं बात करते हैं व्हाट आर द एड्स टू ट्रेड, तो हम लोगों को जहाँ पे बताया गया था कि उसमें और भी चीजें आती हैं। तो क्या क्या था? ट्रांसपोर्टेशन था। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन। फैक्ट्री या वेयर हाउस से हम लोग जब कोई गुड अल्टीमेट कंज्यूमर तक लेके जाते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, या फिर रिटेलर या फिर होलसेलर तक लेके जाते हैं, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाना इज ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? रेफर्स टू द कन्वेंस ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इधर से गुड्स नहीं जाते, बहुत पैसेंजर्स का भी transport is also is transportation. So what is transportation? Transportation refers to the conveyance of goods and passengers from one place to another. It facilitates trade by assembling and distribution of goods. ये assembling and distribution से help करता है trade को, ठीक है। It overcomes the barrier of distance and create place utility. Barrier of distance को overcome करता है। What does it create? It creates a place utility. What does it create? It creates place utility. Please इसको अलग से highlight कर देना with some other color. Now what is transportation? Widens the market and helps to equalize price at different places. Widen कर देता है मार्केट को, हेल्प करता है इक्वलाइज करने में प्राइसेस डिफरेंट। इट रिजल्ट्स इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग फार फ्लंग एरियाज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करता है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट few places but are needed all the places. हर जगह गुड्स प्रोड्यूस होता है, कुछ कुछ जगह गुड्स प्रोड्यूस होता है, और फिर बाकी सब जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी हम लोग सिर्फ असम और दार्जिलिंग में उगता है। किस किस के घर के बगल में जहाँ पे चाय उग रहा है नहीं उग रहा है, लेकिन पीते तो सब है, सबके घर में इंडिया है तो चाय तो चाहिए भाई घर पे। फॉर एग्जाम्पल टी इज ग्रोन इन असम एंड दार्जिलिंग बट यूज थ्रू आउट द कंट्री। पूरे हर कंट्री में यूज होते हैं। Various means of transportation helps to bridge this difference between the producers and the consumer. बहुत सारे जो various means of transport है, बहुत सारे जो various
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हेल्प करता है ब्रिज इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। क्विक एंड इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होगा, रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, एयरवेज हो गया, शिपिंग have widened the scope of trade to include international transaction। एयरवेज शिपिंग और ये सब क्या कर दिया, ट्रेड को और वाइडन कर दिया तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग रखेंगे कहाँ गुड्स को, हम लोग तुरंत आज प्रोड्यूस कर लिया तो हम लोग तुरंत तो नहीं बेच सकते, तो हम लोग वो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो अल्टीमेटली स्टोर हो सके कहीं ना कहीं, राइट। So warehousing. Nowadays goods are produced in anticipation of demand। एक बार बहुत बल्क में बन जाता है, एक एंटिसिपेट करके डिमांड की मैं सोच रही हूँ, जैसे सपोज अभी ना सेल मेरा पिछला साल, मतलब अभी तो क्या चल रहा है 24 ना, तो 21 21 22 में, वेट 21 22 में हम अज्यूम करें मैं 10 यूनिट बेचा, ठीक है। 22 23 में मैं बोल रही हूँ मेरा 15 यूनिट बेचा, 23 24 में मैं बोल रही हूँ मेरा 20 यूनिट बेचा। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा जो ट्रेंड है ना, हर हर साल मेरा 5 यूनिट से बढ़ रहा है गुड्स। तो हम 24 25 में पूरा में कितना बेचे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि मेरा 25 यूनिट जो है ना वो बिक जाएगा। तो यही है जो कि मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ डिमांड, और फिर एंटिसिपेशन और डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगी, गुड्स प्रोड्यूस करूंगी। सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन दिस लाइन। So it is therefore necessary to store the goods until they are sold। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि वो गुड्स को हम लोग कहीं स्टोर कर सके until it is sold, store sold, right। मेनी प्रोडक्ट्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब ना प्रोड्यूस हो जाता है एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है, और फिर वो पूरा साल यूज होता है। अच्छा एक चीज और, चीनी को ना तुम कहीं पर भी नहीं रख सकते हो, चीनी लग जाएगा। राइस को भी तुम नहीं रख सकते क्योंकि कीड़े लग जाएंगे। तो उनको स्टोर करना बहुत अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। आप कहीं भी ये सब चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर आपको अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत मॉइस्चर ना हो, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह की ये उसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह में नहीं आ जाए, है ना। आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। Proper storage arrangement must be made in order to make the goods available throughout the year. Besides, it is necessary to store commodities जैसे कि हो गया तुम्हारा woolen garments and umbrellas। umbrellas वगैरह भी तुम हर सीजन में नहीं खरीदोगे, सिर्फ रेनी सीजन में खरीदो, और गर्म कपड़े तुम सिर्फ ठंडा में खरीदोगे, हर सीजन में नहीं जाओगे खरीदने। टू मीन द डिमांड सीजनल, जो सीजनल डिमांड होता है ना, तुम अगर कोई भी जानते होंगे तो उनको पता होगा कि जो भी ये सब लोग है ना, जो ये सब गुड्स में डील करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक बार बहुत बल्क में आ जाता है, वो बहुत सारे बल्क में मंगा लेते हैं और फिर वो स्टोर करते हैं, और फिर जब वो नहीं बिकता है ना, उनको बहुत दूर दूर गोडाउन में स्टोर करके रख देते हैं कि अब वो सीधा नेक्स्ट सीजन में ही निकालेंगे, क्योंकि बीच बीच में ना सेल नहीं होता है, ये बहुत सीजनल चीज है, राइट। हाँ, ओके, कमिंग बैक। ट्रांसपोर्टेशन क्या क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी। वेयरहाउस क्या क्रिएट करता है, वेयरहाउस क्रिएट्स योर, what does warehouse create, warehouse creates your time utility। it helps to stabilize the profit। warehouse are of three types, namely, हम लोग को वेयरहाउस का टाइप मिल गया इधर, ये चीज आपको अपने साथ ड्रॉ कर लेनी चाहिए, मैं एडवाइस करूंगी प्लीज ड्रॉ इट विथ मी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो भी है नेटफ्लिक्स का सीरीज तो नहीं है, राइट। तो अब मेहनत तो करना पड़ेगा, घुल के मैं पिला नहीं सकती हूँ कि नोट्स को डाला मस्त मिक्सचर ग्राइंडर में, 2000 रुपए दो, हाँ ये स्टिक अवेलेबल है सबके लिए, नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक, प्राइवेट वेयर हाउसेस क्या होते हैं, एक सेकंड,
नो व्हाट आर प्राइवेट वेयर हाउसेस? प्राइवेट वेयर हाउसेस जो कि योर मैन्युफैक्चरर्स या फिर प्रोड्यूसर्स ओन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक वेयर हाउस? पब्लिक वेयर हाउसेस आर ओन्ड बाय पोस्ट ट्रस्ट वगैरह, ये लोग करते हैं। और इसमें ना तुम लोग कोई भी, अगर तुमको भी आज अपना कुछ स्टोर करना है तो कुछ चार्जेस होता है, वो देके तुम स्टोर कर सकते हैं। पर पब्लिक वेयर प्राइवेट वेयर हाउस में तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका अपने है। मतलब अगर आज मैं एक मोबाइल की प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैंने खुद का कुछ वेयर हाउस खरीदा है, स्टोरेज के लिए, दैट इज प्राइवेट। पब्लिक वगैरह क्या होता है, नहीं, पोस्ट ट्रस्ट और ये लोग होते हैं, ये सब ओन करते हैं, ठीक है। मैं उनसे कांटेक्ट करके उनको पैसे देके जो भी उनके चार्जेस होंगे, मैं अपना गुड स्टोर कर सकती हूँ। तो दीज आर ओन्ड बाय what is bonded warehouse? Bonded warehouse is set by the customs authority to store goods which are liable to custom duty. अच्छा, बहुत लोग कस्टम ड्यूटी भी नहीं पता होगा, खूब पता हो एटलीस्ट, इतना तो पता होना चाहिए, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कस्टम ड्यूटी क्या होता है ना, अगर आप कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज योर कस्टम ड्यूटी। इनफैक्ट अगर आप बाहर से कुछ खरीद के लेके आ रहे हो ना, आप कोई टूर पे गए हुए हो, खरीद के लेके आ रहे हो, उसमें कुछ कस्टम ड्यूटी लगता है। दिल्ली एयरपोर्ट में अगर आपने देखा होगा तो एक एरिया है ड्यूटी फ्री बोल के, तो उसमें ऐसा नहीं कि टैक्स ही नहीं लगता, उसमें कस्टम्स वगैरह जो है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, वो नहीं लगता है। ओके, व्हाट इज बॉन्डेड वेयर हाउस? ये कस्टम्स से ऑलरेडी लगता है। तो होता क्या है ना, आपने मे बी मूवीज वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े पोस्ट्स होते हैं, हम जैसे जहाज होते हैं, वाओ में जहाज इज वेरी क्यूट। बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे जहाज वहाज रखा होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ऐसा गोडाउन से भर भर के ऐसे माल रखा रहता है, और एक ऑफिसर होता है वाइट कलर का ऐसा यूनिफॉर्म में, और फिर वो देख रहा होता है कि काउंट कर रहा है गुड्स वगैरह। ही इज कस्टम ऑफिसर, वो लाइबल होता है कि वो इसमें से टैक्स ले, जो भी गुड्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर का कुछ गुड अंदर आ रहा है, दोनों में कस्टम ड्यूटीज लगता है, ठीक है। सो these are set by and once you have paid the custom duty, you can take the goods. Right. Now what is banking? इसको तो मैंने बहुत सुंदर से पहले बता चुके हैं कि जब गुड्स प्रोड्यूस होता है, परचेज होता है, उसके सेल होने से पहले का जो टाइम होता है, उसमें पैसे चाहिए होता है प्रोड्यूसर्स को, और वो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कोई ना कोई बैंक वगैरह से हम लोग लोन लेके आते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे बुक का लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। बैंकिंग, देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड। टाइम गैप होता है, टाइम गैप होता है किसके बीच में? बिटवीन द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड। ड्यूरिंग दिस पीरियड बिजनेसमैन नीड फंड टू कैरी ऑन देयर बिजनेस। बिजनेसमैन को इस टाइम पे पैसा चाहिए होता है अपना बिजनेस को कैरी ऑन करने का। तो बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये रिक्वायर्ड क्रेडिट जो है ना, ये वेरियस फॉर्म से उनको प्रोवाइड करता है। बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट बिजनेस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्विक मींस, एक्सक्यूज मी, फॉर द रेमिटेंस ऑफ मनी। बैंक कौन सा हिंड्रेंस रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे? बैंक रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रेजिंग फाइनेंस एंड क्रेडिट ऑन वंस ओन। तुम खुद से पैसा वैसा ले लो, जो पहले जमाने में महाजन वगैरह होते थे जो एक्सप्लॉइट करते थे, वो सब जो प्रॉब्लम है ना, वो बैंक यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इंश्योरेंस, क्योंकि सेफ भी हो गया भाई, तुमको जितना पैसा है उतना ही पैसा देगा वो, सेफ मीन है। इंश्योरेंस क्या होता है? बिजनेस इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करने में हेल्प करता है।
With the help of insurance, a businessman can protect himself from several types of risk. इंश्योरेंस की हेल्प से बिजनेसमैन बहुत तरह का रिस्क से अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाट इज पूलिंग ऑफ रिस्क. ठीक है, इंश्योरेंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली. इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर रिस्क से सब्जेक्टेड है ना, वो एक कॉमन फंड देते हैं. ठीक है, और फिर जिसको एक्चुअल में लॉस होता है उसी फंड में से फिर उसको पैसे दिए जाते हैं. मतलब समझा. सपोज एक सिटी है, उसमें 10 मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोड़ा, बहुत सारे. ठीक है, 10 छोड़ो. एक सिटी में 10 मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स है. अब इनको डर लग रहा है कि मेरा जो गुड है ना उसमें आग लग जाएगा, मेरे गुड में आग लग जाएगा. ऐसे ही मेरा आग, ये आग लग जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया. 10 ने मिलके अपना जो भी रिसोर्सेज वगैरह था वो पूल करके, रिसोर्सेज इन द कुछ कॉमन फंड कलेक्ट कर लिया. बेसिकली नॉट रिसोर्सेज पूल करके, सॉरी, कुछ फंड कलेक्ट कर लिया. कुछ नॉमिनल वैल्यू सब देके बहुत अमाउंट हो गया. तो उन्होंने कुछ ऐसे करके कंट्रीब्यूशन किया. एंड फिर जो 1 या 2 बिजनेसमैन, सबको तो नहीं हुआ होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता किसी को भी नहीं होगा, अगर 1 या 2 जन को जिनके फैक्ट्रीज में या जहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं जिनमें सच में ऐसा कुछ लगा, आग लग गया या कुछ भी, तो उनको इस फंड से, जो ये फंड ये लोगों ने कलेक्ट किया ना, उस फंड से फिर कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट पूलिंग ऑफ फंड्स एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ब्रीफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंश्योरेंस इज. ओके, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, अब तो इतना समझ में आना चाहिए. बहुत तरह का इंश्योरेंस होता है, आगे आप लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. जैसे कि फायर इंश्योरेंस जो मैंने बताया वो आग लग गया, वो गया फायर इंश्योरेंस. मनी इंश्योरेंस भी होता है, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है. एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इन्फॉर्म्स द कस्टमर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. मैंने पहले भी बताया कि आप बना लोगे एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जरूरी नहीं है कि लोगों को उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता हो. तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इन्फॉर्म करता है, inform the customer about the availability of the product and services. They remove the hindrance of knowledge. क्या hindrance remove कर रहे हैं यहाँ पे? They remove the hindrance of, रुको इसको हम दूसरा कलर से हाईलाइट कर देते हैं, है ना, क्योंकि hindrance एक कलर से करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि hindrance का यही था. तो ये यहाँ पे hindrance of knowledge it is removing. Okay, ठीक है. Publicity and advertising inform the customer about the availability of various types of products and services. The main purpose of advertisement is to create and sustain the demand. Create करना demand को और उसको sustain करना. In the absence of advertising, consumers may remain ignorant of the availability of the goods and services, and the businessman may not be able to sell their products. अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं तो वो डिमांड कैसे क्रिएट करेगा? डिमांड नहीं क्रिएट करेगा तो बिकेगा नहीं तुम्हारा सामान. कर लो कितना अच्छा करना है तुमको, क्योंकि अगर मेरे कंज्यूमर को पता ही नहीं है, वो मार्केट ही नहीं जा रहे खरीदने को, तो हम बेचेगा कैसे? देयर वेरियस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी, जैसे कि प्रेस में चल रहा, आउटडोर डिस्प्ले कर लो, रेडियो टेलीविजन रिलेटेड टू कंज्यूमर, फेयर एग्जीबिशन, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह आप देखते हो रोड पे, एडवर्टाइजमेंट्स एंड पब्लिसिटीज, राइट. नाउ व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग का मतलब डिजाइन करना एक प्रोडक्ट को, जितना भी, अच्छा एडवर्टाइजिंग में जितना भी होर्डिंग वगैरह लगा, दैट इज एडवर्टाइजमेंट. कुछ होता है ना कि एक जब कंपनीज कुछ नया प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करती है तो वो क्या करती है, आपका जो पुराना प्रोडक्ट है, जो बेस्ट सेलर्स होते हैं, उनके साथ छोटा सा सैंपल में वो दे देते हैं कि आप वो भी उसको यूज करके देखिए, वो अच्छा है. छोटा सा सैंपल फ्री में आपको दे रहा है, यूज करके देना. क्या होगा उससे? कस्टमर्स को पता चला, अरे यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, अगर आप यूज करोगे आपको अच्छा लगेगा, अल्टीमेटली उसका डिमांड करेगा. सो दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग. जानवी कपूर, सोनम कपूर ऐसा आके टीवी में क्यों बोलता है, मैंने ये यूज किया, मेरी त्वचा इतनी सुंदर हो गई? एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, यही सब चीजों के लिए तो आते हैं वो लोग, राइट.
Now, packaging means designing and producing suitable packages for different products. हर प्रोडक्ट के लिए सेम पैकेजिंग नहीं चलेगा. अब एक पेन है, पेन का एक नॉर्मल रैपर आता है, नॉर्मल डब्बा वाला आता है, जितना महंगा उतना महंगा. अगर आप टैमैक्स लोगे तो प्रॉपर ऐसा बॉक्स वॉक्स में आता है. 5 रुपए का पेन हो तो हार्डली चांस है कि आपको एक रैपर भी मिलेगा उसके साथ. तो वही चीज है कि जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है उसका डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग. जितना प्रीमियम प्रोडक्ट उतना अच्छा पैकेजिंग. अब नायका का अगर आप बहुत बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कुछ मंगवाते हो नायका से, नायका लक्स से मंगवाते हो, तो उसका वो क्या ब्लैक बॉक्स में आता है ना, सुंदर सा बॉक्स में. और नॉर्मल से मंगाते हो नॉर्मल कार्टन में, उसका सिर्फ जो उसका ब्रांड का वो होता है ना लोगो और वो नाम बस वो छप के आता है. तो जितना अच्छा ब्रांड उतनी अच्छी पैकेजिंग, जितना महंगा प्रोडक्ट उतनी अच्छी पैकेजिंग, जितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है उतनी अच्छी उसकी पैकेजिंग रहेगी. और पैकेजिंग ऑल्सो डिपेंड करती है कि वो कैसा प्रोडक्ट है. मतलब कांच का में आप नोटिस करना थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग रहता है, थोड़ा बबल रैप वगैरह डाल के देते हैं वो लोग. नॉर्मल अगर आपका प्लास्टिक कंटेनर्स तो उसके लिए अलग पैकेजिंग हो. क्यों? क्योंकि पैकेजिंग से भी उसका गुड का ड्यूरेबिलिटी वगैरह का पता चलता है. ठीक है. पैकेजिंग मीन्स पुटिंग goods and wrapper containers etc. Packaging helps to protect the goods from the damage during transportation and warehousing. क्यों हम लोग उसको अलग से बब रख देते हैं ताकि वो डैमेज नहीं हो during transportation and warehousing. It also means that the product ये प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव भी बना देता है. नायका लक्स एंड नॉर्मल कार्टन वाला चीज. पैकेजिंग हेल्प करते हैं हैंडल करने में गुड्स को. ये रिमूव करता है हिंड्रेंस. कौन सा हिंड्रेंस रिमूव कर रहा है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क by keeping the goods safe and free from spoilage. ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करता है. कैसे रिमूव कर रहा है रिस्क को? वो गुड्स को सेफ और फ्री रख रहा है, स्पॉइलेज से बचा रहा है. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट of goods have become easier and safer due to the improvement in the कठिन सा होगा. हाँ. Trade and transportation of goods has become easier and safer due to the improvement in the arts and the methods of packaging. ठीक है. अब एक मस्त सा सुंदर सा कट लगाएंगे हम लोग. किधर लगाएंगे? इधर. एकदम सुंदर सा कट लगाएंगे. ठीक है. इधर लिखो इंटरडिपेंडेंस. ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से. Each of these components of business depends upon other for the realization of its objective. इन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सब कोई मतलब तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. किस लिए डिपेंडेंट है? रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है गुड्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? कॉमर्स. हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉमर्स. No commercial activity is possible in the absence of industry. कोई भी commercial activity possible है क्या? नहीं. No commercial activity is possible in the absence of industry. At the same time, industry production is meaningless if without the distribution of goods. हम आज प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, उसको कस्टमर तक पहुंचाने, क्या फायदा से प्रोड्यूस करके, है ना? और मैं एकदम मेरे पास एकदम मस्त तगड़ा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, हाउसिंग वगैरह है, बट उनको प्रोड्यूस नहीं करना. कोई सेंस है नहीं. Of goods through commerce. If industry is the backbone of commerce, commerce serves as the lifeline of industry. अगर commerce industry backbone है commerce का, तो commerce तो lifeline है industry का. Trade provide करते हैं necessary support to industry and maintains a smooth flow of commerce. Trade provide करते हैं necessary support जो कि एक industry को चाहिए होता है, maintain करते हैं free flow of commerce, maintain करते हैं smooth flow of commerce. Trade and commerce provide करते हैं support to the industry by maintaining a smooth flow of goods from producers to consumers. Now, trade is the nucleus of commerce as all the commercial activity revolves around the sale और या फिर exchange में. Trade provide करता है the solid foundation upon which the superstructure of the commerce is built. Thus, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है किस किस के बीच में? इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में. अब मेन चीज में आते हैं. मेन चीज है ये तुम्हारा डिफरेंस. ठीक है. ट्राई करना कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन भी तुम लोग लिखो. नहीं लिखते हो तो उसका मार्क्स नहीं करता. प्रेजेंटेशन सुंदर लगता है और वो प्रेजेंटेशन को सुंदर दिखने से क्या होता है? एग्जामिनर इम्प्रेस. अभी तो तुम लोग का होम सेंटर पे होता है बट बोर्ड्स तो देना है ना,
और बोर्ड्स का फाउंडेशन तुम्हारा 9 से बन जाता है। वो बोलने का बात है कि बोर्ड्स मैंने 2 महीना पहले मैंने पढ़ के बहुत मेहनत करके ये वो कर लिया, वो उनके लिए है जो 2 रात पहले पढ़ लेते हैं। हम जैसों के लिए नहीं है जिनको पूरे साल पढ़ना पड़ता है। हाँ, जो है यहाँ पे जिनको लगता है कि वो 2 महीना पहले पढ़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन पर भी वर्क कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स पे भी वर्क कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं भाई, तो प्लीज 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 वो है। वरना हम लोग क्या करेंगे, बेस ऑफ कंपैरिजन भी अभी से लिखना स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ व्हाट आर द बेसिस ऑफ कंपैरिजन? इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री का डेफिनेशन हो गया, सबसे पहले तो डेफिनेशन हम लोगों ने सब में देख चुका है। स्कोप, इंडस्ट्री में स्कोप क्या होता है? ये सारा वो एक्टिविटी से कंसर्न्ड है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो सारा एक्टिविटी से। ये ट्रेड प्लस एंसिलरीज टू ट्रेड एंड सेल्स, ये कंसिस्ट करता है वो सारा एक्टिविटी, ट्रेड कंसिस्ट करता है वो सारा एक्टिविटीज जो कि इन्वॉल्व होता है, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग परचेज, जो कि सारा परचेज से रिलेटेड होता है। ओके, कैपिटल क्या होता है? जनरली लार्ज कैपिटल इसमें लीड होता है, इसमें कम कैपिटल रिलेटिवली चाहिए होता है, इसमें कैपिटल चाहिए होता है जाके तुम स्टॉक मेंटेन कर सको। ओके, रिस्क क्या होता है? इसमें ज्यादा होता है, इसमें कंपैरेटिवली कम होता है, इसमें कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। ठीक है, ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ये क्रिएट करता है पोजीशन का यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन, जो वो चार्ट में हम लोगों ने देख लिया सारा क्लासिफिकेशन, इसका तो मैंने प्लस प्लस करके दिखाया था। होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंट्रा, कुछ था ना, क्या था कुछ तो था, इंट्रा इंटर 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 इंटरपोर्ट इंटर, देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ना याद रहता है, जो बच्चे भूलते हैं वो क्या है? इंटरपोर्ट, राइट। तो हमें क्या करना है? उस पर फोकस बड़े बड़े लेंसेज के साथ, है ना। बिगिनिंग ऑफ यूटिलिटी begins before commerce and trade in industry. Commerce में begins after industry and trade में begins with commerce. ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है, कॉमर्स में तुम्हारा मर्चेंट का रहता है, एंड ट्रेड का केस में ट्रेडर का रहता है। ट्रेड का केस में किसका रहता है? कंट्रोल, ट्रेडर का। इसमें कर दो एकदम सुंदर सुंदर से, जितना सुंदर, और लिखो ये वाला। ठीक है, ये इज द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड द कंपनी। मीनिंग a group of person jointly working to achieve a common goal is your organization में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जॉइंटली वर्क करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। फर्म में क्या होता है कि इंडिविजुअली ग्रुप कुछ बिजनेस कर रहा होता है। कंपनी में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी में ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं विच आर रजिस्टर्ड अंडर द योर कंपनीज कंपनीज एक्ट। रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं हो सकता, फर्म भी रजिस्टर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। कंपनी को रजिस्ट्रेशन इज जरूरी, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन इज जरूरी, तो मस्ट बी रजिस्टर्ड। लीगल स्टेटस मे नॉट बी सेपरेट लीगल, इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी नहीं, इसमें भी नहीं होना चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें होना चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अलग, ओनर अलग, कंपनी और ओनर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इट मींस नॉट इन अकाउंटिंग टर्म्स एंड रियल लाइफ में अकाउंटिंग एंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओनर और कंपनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। नेचर ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, एमपीओ वगैरह भी होते हैं, कमर्शियल, अनकमर्शियल, कुछ भी हो सकता है। फर्म कोई खोला है तो ऑफकोर्स वो कमर्शियल पर्पज के लिए खोला है, कंपनी भी कोई खोला है तो कमर्शियल पर्पज के लिए ही खोला है। एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया तुम्हारा? काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। फर्म में क्या हो गया तुम्हारा? गोल ब्रदर प्रकाश एंड, अच्छा तुम फर्म में भी अपने घर के आसपास का फर्म मत लिख के ना, थोड़ा रिलायबल लिख के ना, जो लोगों को, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा, तुम यहाँ पे टाटा डाल सकता है ना, थोड़ा आसपास का डालना, मतलब जो सब कुछ जानते हो, ऐसा नहीं मैम मेरे घर के बगल में ना वो तो है, वो एक फर्म है ना मैम बगल, तुम घर के बगल नहीं लेंगे वो लोग, क्योंकि थोड़ा ऐसा रिलायबल होना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा सॉल्व किया, बट प्लीज 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 गो थ्रू देम, रीड देम एटलीस्ट वंस एंड ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। ठीक है, ऑल्सो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करते रहना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो
आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हो। आप लोग और क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हो। और क्या कर सकते हैं, और भी कुछ किया जा सकता है क्या? ब्रिस्बेन अकाडमी का मेरे को अभी तक मैंने इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनाया है, मुझे वो बनाना है, मैं बना दूंगी वो भी। बट फिलहाल के लिए जब तक कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, आप लोग मेल कर सकते हैं, ठीक है। gmail.com ये एक मेल आईडी है, इसमें आप लोग मेल करो। कमेंट्स में डाल सकते हो आप लोग अपने डाउट्स, और भी किसी को कुछ जानना हो या क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना हो, या फिर अगर आपको अपने आंसर्स भी चेक कराने हो तो आप लोग आंसर्स को लिखो, स्कैन करो, मेल इट टू मी, आई विल चेक एंड आई विल रिपोर्ट बैक। ये तो अभी कोई भी यूट्यूब पे नहीं कर रहा है कि आप मेरे को सारे आंसर्स लिख लिख के दो जो भी बुक में है, एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक योर आंसर्स। ये अभी तो कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ मैं कर रही हूँ। तो इतना मेहनत अगर मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी कर लो जीवन के अंदर। और ना मैंने ना सारे ये देख लिए थे क्वेश्चंस, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कोई मुझे करवाने का ज़रूरत है। बट हाँ, क्वेश्चन बैंक एक बार आप ज़रूर गो थ्रू करना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, मेल में। भाई अब और क्या ही, अब घर आके तो एक बार पूछ नहीं सकती हूँ। So this is it. Your chapter 2 is over. We will be starting with chapter 3 day after tomorrow, or yeah, day after tomorrow we'll be starting with your chapter number 3. Go through this once. Chapter 1, chapter 2, कोई भी chapter में कोई doubt हो, let me know.